हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। सभी कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल भी गई होगी कि हमारी जो AIB 18 की डेट है, एग्ज़ाम की डेट है, उसे फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। AIB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो कि हमारा एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला था, उसको एक्सटेंड करके 3 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी बार डेट चेंज हो रही है। इसका रीज़न तो हम नहीं बता सकते, अब क्या रीज़न है ये डेट एक्सटेंड हो गई है, हमें अपनी तैयारी पर ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन आपकी AIB 18 के एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करें, दिल्ली जुडिशरी की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आप सभी को मैं ये इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो जो भी दिल्ली जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप LLB LLM में इंटर्न्स एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आपको डेली जो है MCQ की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सुन भी रहे हैं वीडियो को और ये पता कर रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसका ये हमारा सही जवाब है, तो आप तब भी बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है गेन कर पा रहे हैं। तो साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और जो नए कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन आर्टिकल 14 एडॉप्ट फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, सेकंड ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिफ्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अब इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 टू 18, तो ये बात करता है इक्वालिटी के बारे में और ये फंडामेंटल राइट की बात करता है, जिसे कि जब हम इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, इक्वालिटी फंडामेंटल राइट कि जब हम बात करते हैं तो इसे पार्टली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पहला तो है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इसी के अंदर हमारा रूल ऑफ लॉ भी शामिल होता है। आर्टिकल नंबर 14 जो इस बारे में बात करता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे जो भी नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है जिसमें हम जो है इम्पोर्टेंट बेरेट से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। और सैटरडे संडे की क्लास होती है जिसमें कि हम 19 बेरेट से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि AIB का सिलेबस बहुत बड़ा है और वहाँ से आपको हर एक्ट में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट एक्ट है उसमें से ज़्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एट द टाइम ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल वाज नॉट इंक्लूड इन द प्रियम्बल। फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस, सेकंड ऑप्शन है सोशलिस्ट, थर्ड ऑप्शन है लिबर्टी, फोर्थ ऑप्शन है इक्वालिटी। तो कौन सा इसका सही जवाब है? अगर आपको पता है इसका सही जवाब कौन सा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने अभी तक इसका जवाब नहीं बताया है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि इसको जो है प्रियम्बल में इंसर्ट नहीं किया गया था अनेक्टमेंट के समय पर। इस जो सोशलिस्ट वर्ड है इसको जो है इंसर्ट किया गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे जो है
इंसर्ट किया गया था और ये अमेंडमेंट हमारी हुई थी 1976 के अंदर। इसके अलावा दो वर्ड और शामिल किए गए थे, एक है हमारा सेक्युलर, उसके बाद दूसरा है हमारा सोशलिस्ट जो कि हमारा यहाँ पर है, और तीसरा वर्ड है हमारा इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इन सभी वर्ड को शामिल किया गया था। जब हम बात करते हैं हमारे 42nd अमेंडमेंट की, तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को इस बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले पाए। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन बी अमेंडेड विदाउट चेंजिंग इज इन ए बेसिक स्ट्रक्चर। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है इन सभी में से। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल, और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना में बदलाव किए बिना इसमें संशोधन किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रस्तावना को संसद के द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत बिना किसी भी प्रतिबंध के संशोधन इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं इसके कि प्रीएम्बल इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो प्रीएम्बल के अंदर जो है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। इसके रिगार्डिंग हमारा एक बैरूबेरी केस था, जिस केस के अंदर यह कहा गया था कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन जब हमारा केशव नंदा भारती केस आया, 13 जज बेंच की जजमेंट थी जिसमें यह कहा गया कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये केस आपको याद रखना है, केशव नंदा भारती केस, जो कि 13 जज बेंच की जजमेंट थी। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये आपको क्या करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट किससे मैच कर रही है आपको ये मैच करना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 किससे डील करती है, हमारी डील करती है इक्वेलिटी बिफोर लॉ से। बात करते हैं आर्टिकल 60 सबसेक्शन 3, तो ये किससे डील करती है, ये डील करती है हमारी डिस्क्रिएशन इन ए जॉब बाय प्लेस ऑफ रेजिडेंस बाय द स्टेट। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 की, तो ये किस बारे में बात करता है, ये बात करता है सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लासेस बाय द स्टेट के बारे में स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। और आर्टिकल नंबर 80 सब क्लोज 1 जो बात करता है स्टेट शैल नॉट कंफर्म एनी टाइटल अदर देन रिलेटेड टू एनी आर्मी और एजुकेशन। तो कौन सा इसका सही जवाब है इस स्टेटमेंट के अनुसार, इस कोड के अनुसार, तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या था, थर्ड था। तो यहाँ यानी कि हमारा थर्ड किस में आ रहा है,
फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसका सही जवाब है। हिंदी में मैंने यहाँ पर अगले पेज पे ट्रांसलेट कर दिया है, इसको आप एक बारी रीड कर लीजिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसे समझ लेते हैं। व्हाट इज द कंडीशन एंड मस्ट बी फुलफिल इन ऑर्डर टू पास द टेस्ट परमिसेबल क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14। तो कौन सा इसका सही जवाब है इन सभी में से। तो इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। इसको आपको पढ़ लेना है, इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट है। पहली तो हमारी ये टर्म इंपॉर्टेंट है और दूसरी हमारी कौन सी टर्म इंपॉर्टेंट है, दूसरी हमारी है रेशनल नेक्सस। ये दो टर्म हमारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि थर्ड ऑप्शन के अंदर ही हमें देखने को मिलता है क्या क्या देखने को मिलता है। जब हम आर्टिकल 14 को डिफाइन करते हैं तो टेस्ट ऑफ परमिसेबल क्लासिफिकेशन, either the classification must be found on an intangible differentia and which distinct person things that are grouped together to other left out of the group, or the differentia must be a rational nexus to the object or to be achieved by the state। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है क्या वो सही है, क्या थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है या नहीं है। आपके अनुसार कौन सा इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये ऑप्शन ठीक है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं कि कौन सा इसका सही जवाब है, ये आपको हमें बताना है। हिंदी में भी आप इसको एक बारी ट्रांसलेट कर लीजिएगा, इसको एक बारी पढ़ के देखिएगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बता दूंगा कि कौन सा इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। द टर्म लॉ इन फोर्स इन क्लोज 3B ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स। क्या मतलब होता है, जब आप आर्टिकल 13 को पढ़ते हैं तो उसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, 13(1)(a) एंड 13(1)(b), दो पार्ट दिए हुए हैं। ए पार्ट में लॉ टर्म को डिफाइन किया गया है, बी पार्ट में लॉ इन फोर्स को डिफाइन किया गया है। ए पार्ट में लॉ को और बी पार्ट में लॉ इन फोर्स को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है लॉ इन फोर्स के बारे में। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, तो पर्टिकुलरली इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो ये एक बारी आपको जो आर्टिकल्स हैं वो आपको एक बारी पढ़ने होंगे, तभी आप उस क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। अदरवाइज आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। केवल अगर लॉ की बात करें तो लॉ के पॉइंट के लिए ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन यहाँ पर लॉ इन फोर्स पूछा गया है तो उसके संबंध में हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही जवाब है। आर्टिकल नंबर 13 को प्लीज एक बारी जरूर आप रीड कीजिएगा, तभी आपको इसका सही जवाब मिल पाएगा, अदरवाइज आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से किसका वर्णन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था कि अंबेडकर को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। कौन सा ऐसा राइट था जिसको ऐसा कहा गया है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही जवाब है, जिसके संबंध में हम कौन से आर्टिकल को पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर किसको पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 32 को पढ़ते हैं।
बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। रूल ऑफ लॉ कहाँ पर दिया गया है, अभी हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल नंबर 14 इससे डील करता है। काफी इजी क्वेश्चन और मैं आपको बता भी चुका हूं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज फॉर कैपिटल ए इज रिलेटेड टू द वुमेन रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और रिजर्वेशन इन ए प्रमोशन। तो किससे डील करता है ये हमारा जो आर्टिकल 16 सब क्लोज 4A है, ये किससे डील करता है, ये हमारा डील करता है किससे, रिजर्वेशन इन प्रमोशन से। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए इस आर्टिकल के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और प्रीवियस के जो ये आर्टिकल है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की, तो ये किसके बारे में बात करता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। किसके बारे में, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में ये बात करता है। जब हम आर्टिकल नंबर 16 की बात करते हैं तो ये बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वेलिटी की बात करता है। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 की, तो ये किस बारे में बात करता है, ये स्टेट टर्म की डेफिनेशन की बात करता है। स्टेट टर्म को जो है डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 इज कंटेन इन, किसके अंदर कंटेन किया गया है, आप सभी को पता चल गया, आर्टिकल 12 में। आपको अभी हमने जो है बताया है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हाउ मैनी फ्रीडम आर अवेलेबल इन आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 90 के अंदर हमें कितनी फ्रीडम देखने को मिलती है। काफी इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में कि कितनी फ्रीडम जो है दी गई है हमारे आर्टिकल 90 में। आर्टिकल 90 में क्या 7 दी गई है, 6 दी गई हैं, 8 दी गई हैं, कितनी फ्रीडम दी गई हैं। तो हमें जो है इसका जो सही जवाब है 6 फ्रीडम दी गई हैं। और इसके संबंध में आपको ये क्या पता होना चाहिए कि 44 अमेंडमेंट के द्वारा, वैसे तो अगर हम इसको अच्छे से समझे, अगर हम इसके बारे में समझे तो किस तरीके से आर्टिकल नंबर 19 क्लोज 1 क्लोज ए बी सी डी ई एफ और जी, जो ये जी था इसको जो है खत्म कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसे फिनिश कर दिया गया था। ये किससे डील करता था, ये डील करता था हमारा इससे, इसको यहाँ पर आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल ए इंसर्ट किया गया था। क्या किया गया था, इंसर्ट किया गया था, यानी कि ऐड किया गया था, प्लस में लिख देता हूँ, ऐड किया गया था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाता है, लीगल राइट बनाता है। इससे पहले इसे फंडामेंटल राइट जो है माना गया था। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा ये जो इंफॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल भी है, नॉन कॉग्निजेबल भी है और नॉन कंपाउंडेबल भी है। तो फिर सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, पनिशेबल अंडर सेक्शन 325 ऑफ IPC। सेकंड ऑप्शन है अटेम्प्ट टू मर्डर, पनिशेबल अंडर सेक्शन 307
ऑफ आईपीसी। थर्ड ऑप्शन है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटोर्ट कन्फेशन और टू कंपील रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर पनिशेबल अंडर सेक्शन 313 ऑफ आईपीसी। और फोर्थ ऑप्शन है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन पनिशेबल अंडर सेक्शन 335 ऑफ आईपीसी। जब हम बात करते हैं कंपाउंडेबल की कंपाउंडेबल की और नॉन कंपाउंडेबल की, जब हम बात करते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की, तो कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होता है जो गंभीर प्रवृत्ति का होता है, नॉन कॉग्निजेबल कम गंभीर प्रवृत्ति का होता है, नॉन कंपाउंडेबल यानी कि थोड़ा सा गंभीर प्रवृत्ति का इसे हम मान सकते हैं कंपाउंडेबल के अगेंस्ट में, क्योंकि कंपाउंडेबल में हम जो है समझौता कर सकते हैं। 320 के अंदर आपको एक पर्टिकुलरली चार्ट आपको एक देखने को मिलेगा 320 के अंदर, जो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल की एक लिस्ट के बारे में बताता है। तो इस ऑप्शन का कौन सा सही जवाब है, तो जब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की अटेम्प्ट टू मर्डर की, तो वो कॉग्निजेबल नेचर का है और नॉन कंपाउंडेबल भी है। हिंदी में मैं इसे एक बारी पढ़ देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संज्ञेय, गैर संज्ञेय और गैर समनीय योग्य है। गैर समनीय यानी कि नॉन कंपाउंडेबल, तो हत्या का प्रयास 307 जो कि एक गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, इसलिए ये जो है गंभीर प्रवृत्ति का है यानी कि संज्ञेय अपराध है, और गैर समनीय है यानी कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन कैन बी रिकॉर्ड ऑन ओथ। जब हम बात करते हैं एसए की, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एक्यूज की किया जाता है, 313 एक तो इससे डील करता है और एक डील करता है हमारा 315। तो इन दोनों में से आपको डिफरेंस करना है कि कौन सा इसका सही जवाब है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। ये ऐसा क्यों है कि क्योंकि यहाँ पर बात की गई है ओथ पर। जब ओथ पर ली जाती है स्टेटमेंट तो 315 में आती है, बिना ओथ के जो स्टेटमेंट दी जाती है यानी कि ऐसे किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज किया जाता है, तो वो 313 के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। प्रोसीजर अंडर सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी आर इनिशिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड ऑप्शन है पुलिस ऑफिसर, थर्ड ऑप्शन है रेवेन्यू ऑफिसर, फोर्थ ऑप्शन है कंप्लेनेंट। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्रवाई निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा शुरू की जाती है। तो किसके द्वारा, आप सभी को पता होगा, पुलिस अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद उसे आगे सेंड करेंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एक केस लॉ से डील करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट हैज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ओनली दोज कोर्ट विद इन हुज टेरिटोरियल लिमिट टू ड्रॉई बैंक इज सिचुएटेड वुड हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट 1881। एनआई एक्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीआरपीसी के पर्पस के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुरिसडिक्शन की बात की गई है। तो कौन सा केस रिलेट करता है, तो इसका जो केस है हमारा वो है हमारा सेकंड केस, यानी कि दशरथ रूप सिंह राठौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस है वो रिलेट करता है इस क्वेश्चन से। यानी कि निम्नलिखित में से किस फैसले में सर्वोच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि केवल उन्हीं आदेश को जिनकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर अदाकर्ता बैंक स्थित है, एनआई अधिनियम 1881 के धारा 138 के तहत अपराध के मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र रखती है, जुरिडिक्शन रखती है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखिएगा, आप यहाँ से काफी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। द कोर्ट आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस
allow the assistant public prosecutor to withdraw the prosecution and the accused shall be released, discharged, acquittal, none of the above। जब हम बात करते हैं कि जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन नंबर 321 है सीआरपीसी का, जो बात करता है कि क्या उसमें, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या क्या उसमें केवल असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर सकता है, यानी कि केस को विड्रॉ कर सकता है, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी? तो दो, अगर आपसे पूछा जाए और ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको दोनों ऑप्शंस पर जो है राइट करके आना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन हिंदी में भी समझ लेते हैं। अभियोजन साक्ष्य शुरू होने के बाद, अभियोजन साक्ष्य शुरू होने के बाद अदालत सहायता लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है। पर्टिकुलर सेक्शन आपको पता चल गया। अगर ऐसा होता है, केस को विड्रॉ किया जाता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, तो ऐसे में उसको क्या समझा जाएगा? रिलीज समझा जाएगा, डिस्चार्ज समझा जाएगा, एक्विटल समझा जाएगा, या कुछ नहीं समझा जाएगा? तो एक्विटल उसे समझा जाएगा अगर इस तरीके से रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर रिलीज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट के द्वारा ही उनकी नियुक्ति होती है, तो स्टेट अपने अनुसार जो है डायरेक्शन देकर ऐसा जो है करवा लेते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, इन दोनों स्टेटमेंट से आपको पता लगाना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कह रही है बेल ग्रांट अंडर सेक्शन 167 कैपिटल 2 ऑफ सीआरपीसी 1973 हैज सेम इंसिडेंट एज बेल ग्रांटेड अंडर चैप्टर 33 ऑफ दिस कोड। बिल्कुल राइट है। बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में, अगली स्टेटमेंट के बारे में। बेल ग्रांट अंडर सेक्शन 167 सब क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी 1973 कैन नॉट बी कैंसिल्ड अंडर सेक्शन 437 कैपिटल 5 ऑफ सीआरपीसी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप इसको एक बारी जरूर देखिएगा कौन सा इसका सही जवाब है। मेरे अनुसार जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका गलत ना हो। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एनी कोर्ट मेक ए कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन इफ इट इज सेटिस्फाई ऑन द फैक्ट और सर्कमस्टांस ऑफ द केस दैट। फर्स्ट ऑप्शन है सॉरी an attempt has been made to explain the delay. Second option है it is necessary so to do in the interest of justice. Third option है the state government has give instruction for taking such cognizance और उसके बाद अगला ऑप्शन है both 1 and 2 are the correct option। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरफीचर ऑफ ए बुक बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी द एप्लीकेशन टू सेट असाइड लाई ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या फिर हाई कोर्ट। तो किसको करी जाएगी? आपको ये हमें बताना है किसको करी जाएगी। ये करी जाएगी हाई कोर्ट को। यानी कि सीआरपीसी की धारा 95 के तहत राज्य सरकार के द्वारा एक पुस्तक को जब्त करने की घोषणा पर रद्द करने का आवेदन किसके पास किया जाएगा? उच्च न्यायालय के पास किया जाएगा। तो इसका जो पर्टिकुलर कौन सा सेक्शन, कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? ए पर्सन अरेस्ट बाय द पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट शैल बी टेकन बिफोर ए मजिस्ट्रेट विदाउट रीजनेबल डिले। बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगली स्टेटमेंट के बारे में। The detention of a person in a police custody arrest without warrant and cannot exceed 24 hours
even a specific order of a magistrate excluding the time necessary for the journey from place of arrest to the magistrate court। ये इसका सही नहीं लग रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्डर देने के बावजूद भी यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। और थर्ड ऑप्शन है द पुलिस ऑफिसर शैल डिस्चार्ज द पर्सन अरेस्ट ऑफ बेलेबल ऑफेंस विदाउट एनी बॉन्ड, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। हिंदी में पढ़ देता हूँ। पुलिस अधिकारी के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। अगर अनावश्यक देरी होती है तो मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा था, बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के द्वारा भी 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो ये सही नहीं है। और पुलिस अधिकारी, थर्ड ऑप्शन है, पुलिस अधिकारी जमानती अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी भी बॉन्ड या जमानत के रिहा कर देगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। द एरर ऑफ इफेक्ट ऑफ द एरर इन स्टेटिंग the required particular in the charge shall be regarding material under which of the following circumstance। फर्स्ट ऑप्शन है when co-accused die, सेकंड ऑप्शन है when the accused is misled by error, थर्ड ऑप्शन है when a material witness become hostile, और फोर्थ ऑप्शन है when the accused is declare absconded। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। आरोप में आवश्यक विवरण बताने में त्रुटि का अभाव यानी कि एरर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में महत्वपूर्ण माना जाएगा। जब सह अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको पता चल गया। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, जब अभियुक्त गलती से गुमराह हो जाए। और थर्ड ऑप्शन है जब कोई भी भौतिक गवाह शत्रु पूर्वक यानी होस्टाइल हो जाए, अपनी गवाही से वो पलट जाए। पहले कुछ कह रहा है बाद में कुछ कह रहा है। जब आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया जाए, एब्सकॉन्डेड। सेक्शन नंबर 82 ऑफ सीआरपीसी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपको याद करना चाहिए ये प्रोविजन। तो यहाँ पर कौन सा इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप इंफॉर्मेशन ले पाए होंगे। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।